तो आरंभ करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें पहला जो टॉपिक है वो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के पर्वत या पर्वत श्रेणियाँ। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन पर्वत श्रेणियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी है। ओके, तो पहली बात तो आपको ये जानने की है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी कोई एक पर्वत श्रेणी नहीं है। मतलब इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल माउंटेन रेंज। ओके, ये कई सारी जो रेंजेस हैं, कई सारी जो श्रेणियां हैं, उनका एक जटिल स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें कई सारी पैरेलल रेंज शामिल हैं जो मिल करके पूरी एक बृहद श्रेणी, एक विशाल श्रेणी का निर्माण करती हैं। अगर हम साउथ का मतलब यहाँ मैं जैसे क्लियर कर दूं कि हम बात करें भारत की, तो ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये ओके, तो ये हिस्सा नॉर्थ है और ये हिस्सा साउथ है। अगर हम साउथ से चलते हैं, अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई हुई है कि सबसे पहले हमको मिलता है सिंधु गंगा का मैदान। ठीक, ओके, द प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा। ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान का मतलब क्या हो गया? इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा, ठीक, सिंधु नदी, इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा सिंधु नदी। कौन सा हिस्सा? ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये सिंधु नदी ने क्रिएट किया है, ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया गया है। और इसके बाद इधर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये गंगा का विशाल मैदान है। ओके, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी इस मैदानी हिस्से को जोड़ दिया जाए और इस मैदानी हिस्से को जोड़ दिया जाए, तो ये सिंधु गंगा का विशाल मैदान होता है। ये सिंधु गंगा का जो मैदान है, ये मैदान दिस इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालय की श्रेणी के दक्षिण में है। तो जब दक्षिण से चलते हैं तो सबसे पहले हमें मैदान मिलता है। ओके, चाहे बंगाल का एक हिस्सा हो, मतलब बंगाल की बात अगर हम करें स्पेशली, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा पोर्शन प्लेट्यू में है, यानी पठार में है। ओके, एक छोटा सा हिस्सा हिमालयन रेंज में आ जाता है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा हिमालय में आ जाता है। ओके, और एक बड़ा जो बीच में है इन दोनों के, वो हिस्सा मैदान हो जाता है। तो अगर हम स्पेशली बंगाल की बात करें, यानी वेस्ट बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी वाले बंगाल की बात करें, तो वहाँ तीनों तरह के लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब प्लेट्यू भी है, मैदान भी है, और दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है, जो टॉप का हिस्सा है, वो हिमालय रेंज में आता है, हिमालय की श्रेणी में आता है। ओके, बंगाल से फिर हम बिहार आते हैं। अगर हम 2000 से पहले के बिहार की बात करें, जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, तो बिहार भी कुछ ऐसा ही था कि ऊपर का हिस्सा मैदान था और नीचे का हिस्सा प्लेट्यू था। लेकिन फिर वर्ष 2000 में, यानी 2000 में क्या किया गया? बिहार को बीच से दो भाग में बांट दिया गया। निचला जो हिस्सा था, जो प्लेट्यू रीजन था, जो पठारी भाग था, जहां पर घने जंगल थे, जहां पर खनिज संसाधन थे, ओके, उस हिस्से को बना दिया गया झारखंड। क्लियर है? क्या कह दिया गया उसको? झारखंड। अच्छा, बता सकते हैं झारखंड उसका नाम क्यों है? उसका नाम झारखंड इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर, मतलब झारखंड जो स्टेट है, झारखंड में एक बहुत बड़ी कोल माइन है जिसका नाम है झरिया। झरिया कोल माइन के नाम पर उस स्टेट का नाम रखा गया है झारखंड। ओके, तो एक झारखंड स्टेट बन गया। ये झारखंड प्लेट्यू पर है,
यहाँ पर माइनिंग होती है, यहाँ पर तमाम तरह के मिनरल्स मिलते हैं। मतलब यू कैन से कि हार्ट लैंड ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। भारत में लगभग सभी प्रकार के खनिज, एक ऐसा स्टेट है झारखंड जहां पर पाए जाते हैं। यूरेनियम से लेकर लोहा, कोयला, तांबा, मैग्नीज, चूना, एवरीथिंग वहां पर आपको। ऊपर के हिस्से की बात करें तो वर्ष 2000 से वो बिहार कहलाता है, और बिहार इज टोटली प्लेट्यू। बिहार पूरी टोटली प्लेन, तो बिहार पूरी तरह से मैदान में है। अब फिर उससे आगे आ जाते हैं तो यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले के उत्तर प्रदेश की। तो वर्ष 2000 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था एक बहुत बड़ा प्रदेश था। उस प्रदेश में आज का उत्तराखंड भी शामिल था। ओके, वर्ष 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया। तो जब दोनों एक हुआ करता था तो जो उत्तर वाला हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, वो पर्वतीय हिस्सा था, वो हिमालयन रेंज में आता था, और नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से मैदान हो जाता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मैदानी भाग है। एक बहुत बहुत नॉमिनल सा हिस्सा कुछ प्लेट्यू में आता होगा, बाकी आप उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पर्वत, कोई पहाड़ नहीं देख सकते। टोटल पूरा का मिर्जापुर और इधर आसपास के इलाके में हमारी विंध्यन रेंज थोड़ी सी टच करती हुई निकल जाती है आगे, तो वहां आपको कुछ पहाड़ पर्वत इस तरह से दिख जाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत नदियां जहां नहीं है, मतलब जहां वहां भी नदियों पर डैम बना करके, छोटे छोटे से चेक डैम बना करके या बैराज बना करके वहां भी नहरों के थ्रू पानी पहुंचाया जा सकता है। या मान लीजिए दोनों नहीं है तो ढेर सारी नदियों के कारण जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो ऊपर होता है, तो कुएं खोदना, ट्यूबवेल लगाना, ये सब बहुत आसान होता है। यानी मैदान में सिंचाई की सुविधा डेवलप करना, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करना काफी आसान या काफी इजी होता है। तो इसलिए अब सिंचाई हो गया, और दूसरा हो गया क्या, अच्छी मिट्टी, और तीसरा हो गया खेती करने की सुविधा। मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां जुताई नहीं हो सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर खाद्यान्न यानी अनाज का उत्पादन करता है। अब जहां अनाज है, अनाज है भोजन, जहां भोजन होती है वहां होती है पॉपुलेशन। तो इट इज द रीजन, यही कारण है कि हमारे 28 स्टेट्स जितने भी हैं, हमारे जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हाईली, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहलाता है। ओके, क्यों, कोई पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या क्यों है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इस वजह से है क्योंकि वहां जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है। क्लियर है। अब इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अगला स्टेट हमारा जो उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है वो राजस्थान आ जाता है। अब राजस्थान की बात अगर मैं करूं तो राजस्थान भी दो भाग में बटा हुआ है, एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान, और इन दोनों को बीच से डिवाइड करता है अरावली।
क्लियर है? अब अरावली के पूरब में क्या है? कोई नदी नहीं बहती। जो अरावली के पश्चिम का हिस्सा है उसमें कोई नदी, कोई रिवर नहीं बहती है। रिवर नहीं बहने के कारण वहां पर्याप्त मात्रा में साल भर बरसात नहीं होती है। बारिश नहीं होने के कारण, नदी नहीं बहने के कारण वो पूरा डेजर्ट है, जिसे हम कहते हैं डेजर्ट ऑफ थार, यानी थार का मरुस्थल कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से सट गया है, टच कर गया है। ओके, समझे? तो उस रेगिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इधर अरावली माउंटेन है और उसके अरावली के ईस्ट में मैदानी हिस्सा है। तो ये जो हमारा गंगा का मैदान है, गंगा का मैदानी भाग है, वो आपको कहां मिल जाएगा? वो आपको राजस्थान में भी लगभग 40% एरिया पर मिल जाएगा। ओके, उसके ऊपर हम बात करते हैं तो राजस्थान के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे दो स्टेट्स आ जाते हैं, एक होता है पंजाब और एक हरियाणा। क्या? पंजाब और हरियाणा। ध्यान रहे, यहां ये जो दो स्टेट्स हैं इनका ड्रेनेज सिस्टम बाकी के जितने स्टेट्स मैंने मैदान में गिनाए उनसे अलग है, क्योंकि यहां इन दोनों स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा स्टेट में, आपको कोई ऐसी नदी नहीं मिलेगी, ओके, मेन रिवर कोई ऐसी नहीं मिलेगी जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हो। ओके, वो इंडस यानी सिंधु ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हो जाती है। सिंधु मतलब वहां से जो नदियां गुजरती हैं, जैसे पंजाब है, 5 नदियों का क्षेत्र है पंजाब, मैदानी भाग है। तो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर के ऊपर जो है व्यास रिवर है, व्यास रिवर के ऊपर रावी रिवर है, रावी रिवर के ऊपर रावी नदी के ऊपर चेनाब रिवर है। ओके, अच्छा, अब फिर झेलम नहीं है, झेलम पंजाब से नहीं बहती है, लेकिन कभी किसी टाइम में, यानी किसी टाइम का मतलब हो गया जब इसका नाम पंजाब पड़ा था, तो हमारे स्टेट का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो हमारी कंट्री का, हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था। तो पंजाब एक बड़ा स्टेट हुआ करता था। पंजाब का आधा हिस्सा अभी निकलकर पाकिस्तान में चला गया, तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें झेलम आता है। तो 5 नदियां हो गई पंजाब की। 5 नदियां कौन? सतलज 1, ब्यास 2, रावी 3, चेनाब 4, झेलम 5। तो इन 5 नदियों का एक बहुत ही फर्टाइल लैंड पंजाब कहलाता है। ओके, उसे भी भारत के अन्न का कटोरा कहा जाता है। बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर यहाँ खेती होती है। बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है खेती में। तो ये हुआ हमारा क्या? ये हिस्सा जिसको हम कहते हैं सिंधु गंगा का मैदान। इससे ऊपर चलते हैं। जब इससे ऊपर चलते हैं तो हमें हिमालयन रेंज मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो हमें रेंज, जो श्रेणियां मिलती हैं, जो पहाड़ियां मिलती हैं, उनकी खास बात है कि एक तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। ओके, मतलब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब असतत। जैसे ऐसी कोई हिल टॉप मिला, इसके बाद फिर मैदान आ गया, एक बड़ा मैदान, फिर ऐसे थोड़ा सा उठ गया, फिर मैदान आ गया, फिर ऐसा उठ गया। ओके, तो ऐसी कोई बहुत वेल डिजाइन स्ट्रक्चर हमें माउंटेन्स का नहीं मिलता है। कहीं टीले मिलेंगे, कहीं टिब्बे मिलेंगे, कहीं पहाड़ियां होंगी, कहीं कुछ और ऊंची पहाड़ियां होंगी, और ये बीच का जो हिस्सा है इसमें घने जंगल और खेत। तो ये वाला जो स्टार्टिंग है हिमालय की, इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? इस रेंज को, यानी साउथ से जब हम हिमालय नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो पहली पहाड़ियां मिलनी शुरू होती हैं उसको कहते हैं शिवालिक। ओके, और बीच में जो मैंने बताया, ये बीच में जो मैदानी भाग है, ये जो मैदान है बीच बीच में, इस मैदान में होती है खेती। अलग अलग स्टेट्स में इस मैदानी भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां पर बड़े पैमाने पर भेड़ पाली जाती है, बकरियां चरने आती हैं, बिकॉज इट इज ग्रास लैंड। इस ग्रास लैंड को कहीं मर्ग कहते हैं, ओके, कहीं बुग्याल कहते हैं, और कहीं पर इसे दून कहते हैं। तो अगर हम एक सिटी की बात करें, एक शहर की बात करें, देहरादून, तो देहरादून आपको इसी रेंज में,
यानी शिवालिक में बसा हुआ मिलेगा। ओके, समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून हिमालय की श्रेणियों की किस श्रेणी में है, तो आप बताओगे कि देहरादून शिवालिक रेंज में है। क्लियर? लेकिन जैसे ही देहरादून से आप आगे बढ़ोगे, यानी इस शिवालिक को क्रॉस करके जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको ऊंचे ऊंचे कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज मिलने और ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हिल स्टेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब आ जाएगा नेक्स्ट, जिसको कहते हैं मिड हिमालय। क्या कहते हैं इसको? मिड हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं इसको। ओके, मतलब पर्वत श्रेणियों में हिमालय की ये दूसरी श्रेणी है। पहली शिवालिक, जिसकी हाइट अपेक्षाकृत कम है, जो डिस्क्रीट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, असतत है, बीच बीच में उसमें ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, जिन्हें हम दून, बुग्याल या मर्ग के नाम से जानते हैं। ओके, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें मसूरी मिलेगा, हमें शिमला मिलेगा, ऐसी ऊंची ऊंची हिल स्टेशंस, हिल टॉप, पहाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और ये पहाड़ियां जो हैं, चीड़, देवदार, इन वृक्षों से, इस तरह के प्लांट्स से ढकी हुई हैं। तो बहुत बेहतरीन नजारा, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग। ये मिड हिमालय। अब इस मिड हिमालय, प्यारा हिमालय है, इसके कई नाम हैं। ओके, इसे कुछ लोग हिमाचल भी कहते हैं, मिड हिमालय को। कुछ लोग इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। लेसर मतलब लघु हिमालय कहते हैं। ओके, जब शिवालिक को अलग कर दिया जाए तो ये जो बड़ा वाला हिमालय है, जो इसके बाद आएगा, जो विशाल हिमालय है, द ग्रेट हिमालय, उससे छोटा है ये। तो इसलिए लघु, छोटा भैया, छुटकू, कुछ भी कह लीजिए, तो इसको कहते हैं लघु हिमालय। ओके, क्लियर है? अब इससे लघु हिमालय से जब हम लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय से जब हम आगे बढ़े, अच्छा लघु हिमालय की कुछ बातें और कर लेते हैं। क्या लघु हिमालय, पहली बात अभी डेवलप हो रहा है। दूसरी बात क्या है लघु हिमालय की यानी लेसर हिमालय की, जो दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या, कि इस पर टूरिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा हैं, टूरिज्म बहुत ज्यादा है। हमारे जितने भी बेहतरीन क्या हिल स्टेशंस हैं, जिनको आप कहते हो टूरिस्ट स्पॉट, या ऐसे कह लीजिए, जब हमारे सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में भयानक गर्मी पड़ती है मई जून में, तब आप जहां जाना पसंद करते हो वो जगह है, या तो आपकी पसंद होती है शिमला जाने का मन करता है, मसूरी जाने का मन करता है, नैनीताल जाने का मन करता है। ओके, ये सारे हिल स्टेशंस आपके लेसर हिमालय या लघु हिमालय पर ही विद्यमान है। क्लियर है? अच्छा, टूरिस्ट बड़े पैमाने पर जाते हैं, लाखों की संख्या में यहां पर टूरिस्ट जाते हैं ना। ओके, तो टूरिस्ट के रहने के लिए, टूरिस्ट को वहां तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, घर, मकान, यानी ऐसा कह सकते हो कि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन आज की डेट में हमारे हिमालय माउंटेन के सभी रेंज में से सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो ह्यूमन मेड कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सड़क बन रहा है, मकान बन रहा है, सुरंग खोदी जा रही है, ओके, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, होटल्स बन रहे हैं, समझ में आ रही बात? हाँ, टूरिस्ट पॉइंट डेवलप किए जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हमारे लेसर हिमालय पर चल रही हैं। अब इन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हिमालय में सेकिंग भी होती है, मतलब हिमालय में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, बुलडोजर्स चलते हैं, जेसीबी चलती हैं, ट्रैक्टर्स का आना जाना, व्हीकल्स आते जाते हैं। तो हिमालय जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। मतलब यू कैन से कि हिमालय को अगर हम उसकी एज से डिफाइन करें,
उसकी उम्र से हिमालय को हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हिमालय अभी बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है वो। ओके, जरा सा धक्का लगता है वो कांप जाता है, हिल जाता है। और जब कांप जाता है, हिल जाता है, तो क्या होता है कि ऊपर से पत्थर, मिट्टी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर सरकना शुरू हो जाता है। ठीक, इसको कहते हैं लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग होती है। तो आए दिन, अभी थोड़े समय पहले बहुत न्यूज में था, जोशीमठ एक जगह है, वो पूरा का पूरा जोशीमठ ही धंस रहा है। वहां के कोई मकान ऐसे नहीं है जिनमें दरार ना आई हो। ओके, तो डेवलपमेंट करना है हमें, लेकिन इको फ्रेंडली। हमें या हमारी गवर्नमेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एनवायरमेंटल जो डिस्टरबेंस है उसकी कॉस्ट पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वरना विकास नहीं होगा, विनाश होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, यानी लेसर हिमालय से फिर से कुछ खास खास बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि एक तो सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट इसी पर हैं। दूसरे, इट इज कवर्ड विद द डेंस टैगा फॉरेस्ट। टैगा यानी कॉनिफेरस, टैगा, माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको, अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको। ओके, क्या इसमें सीडार होता है, सीडार, पाइन, सीडार मतलब होता है देवदार, पाइन मतलब होता है चीड़। चीड़ के कोनिकल यानी कोणाकार, जैसे क्रिसमस का ट्री होता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ये घिरा हुआ है। यही सब तो नजारा बनाता है बेहतरीन। यही सब देखने के लिए तो लोग वहां जाते हैं। स्प्रूस, फर, सीडार, पाइन के जंगलों से ढका हुआ ये। ओके, और साल भर यहाँ ठंड रहती है, साल भर यहाँ ठंड रहती है। ठंडियों में ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, और ठंडियों में कई बार स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी होती है। ओके, बट पूरे साल यहाँ बर्फ से ढका हुआ लेसर हिमालय नहीं रहता है। ओके ओके राज, अब चलो आगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम लेसर हिमालय से आगे बढ़ते हैं, मिड हिमालय से आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें नीचे उतर के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड वैली। ये घाटी कहलाती है, और खूबसूरत घाटी है। मतलब आप बताओ, अच्छा खूबसूरत होगी कि नहीं? किस मामले में खूबसूरत? खूबसूरत इस मामले में कि एक तरफ देखो, एक तरफ उत्तर की तरफ आंख उठाकर देखो तो ऊंचा आसमान को छूता हुआ गगनचुंबी हिमालय खड़ा है। ओके, और मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ दैट हिमालय, उस ग्रेट हिमालय का 2/3 से अधिक हिस्सा स्नो कवर्ड है। सफेद सफेद परत, सफेद सफेद चद्दर, ऐसा लग रहा है उसके आगे दुनिया है ही नहीं। ओके, कुहासा। और दूसरी तरफ पलट के देखो तो हरा भरा, हरी भरी पर्वत श्रेणियां। ओके, हरी भरे पर्वत, हरे भरे पहाड़। ठीक, इससे बेहतरीन नजारा और क्या हो सकता है? और बीच में वैली। अब वैली की एक खास बात होती है, वैली में नदियां भी बहती हैं, तो उनमें गुजरती हुई नदियां। भाई जब भी आप याद करो, बचपन से ही आपसे कहा जाता है, जब छोटे थे, लकीर वकीर खींचना, गोला ओला पारना, जब ये सब आपने सीख लिया, ओके, तो इसके बाद आपसे क्या बोला जाता है? सीनरी बनाओ। तो सबसे जो फेवरेट सबकी सीनरी होती है, यही होती है कि एक तरफ पहाड़ बना देंगे, पहाड़ से दिखा देंगे बीच में से सूरज उग रहा है, ओके, सनराइज हो रहा है, पहाड़ों के बीच से ऊपर लकीर, चार चार ऊपर चिड़िया उड़ती हुई, ओके, यानी कुछ बर्ड्स को दिखा देंगे, और नीचे नदी, नदी के किनारे एक झोपड़ी बना देंगे। ठीक, वहां दो आदमी लकीर खींच देंगे, आदमी बैठे हैं, खड़े हैं, जैसे भी चल फिर रहे हैं। ओके, यही तो सीनरी बनाते हैं ना, जो आपकी कल्पना में है सीन, जो आपके इमेजिनेशन में है सीन, जो आपका ड्रीम सीन है,
वो इस वैली में आपको देखने को मिल जाएगा, इस घाटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इसीलिए इस घाटी को स्वर्ग कहा जाता है, हेवन। क्लियर है? अब अलग अलग क्षेत्रों में इस घाटी का अलग अलग नाम है। काठमांडू वैली कहते हैं, काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। यहां पर नेपाल की कैपिटल इसी वैली में, इसी घाटी में काठमांडू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अब उसकी बात करते हैं जिसके कारण ये पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हो। ये सबसे ऊंचा हिमालय है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालय। इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसे विशाल हिमालय भी कहते हैं, और चूंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ओके, स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, बर्फ से ढका रहने के कारण इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब पहली पहली पीक आपको पीओके में है, नंगा पर्वत वहां देखने को मिलेगी। ठीक, ओके, है तो वो इंडिया का हिस्सा, हमारे ही भारत में हम उसे दिखाते हैं, लेकिन अभी वो हमारे कब्जे में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन में वो नहीं है, वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये है नंगा पर्वत। ठीक है, और दूसरी तरफ ये ऐसे आगे बढ़ते 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 चला आया अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक आ गया? अरुणाचल प्रदेश तक। कौन, किसकी बात कर रहा हूं? द ग्रेट हिमालय। ठीक, और यहां पर ओके एक गॉर्ज है। गॉर्ज मतलब क्या होता है? गहरा खड्ड, खाई, मतलब ऐसा लगता है किसी ने काट दिया, और लगता नहीं, सचमुच में किसी ने काट दिया कि बस भैया यहीं तक, इससे आगे का पीस नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसे काट दिया। तो किसने काट दिया? एक नदी ने काट दिया। नदी की ही औकात है कि वो पर्वतों को काट सके, और बहुत सारी नदियों ने हिमालय जैसे पर्वतों में कट लगाया है। ओके, बहुत सारी नदियों ने हिमालय जैसे पर्वतों में कट लगाया, नहीं, हिमालय जैसे पर्वतों को काटा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो गॉर्ज है, ये गॉर्ज का नाम है नामचा बरवा, और इधर
नंगा, तो हमारा ये जो हिमाद्री है यानी ग्रेट हिमालय है, ये हिमालय नंगा पर्वत पीओके से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा गॉर्स तक, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अप्रोक्सीमेट लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इस बीच में यानी इस अपनी जर्नी में 2500 किलोमीटर की जर्नी में, ओके ऐसा। अब एक इंडिया से शुरू हो रहा है, भाई हम कभी नहीं कह सकते कि नंगा पर्वत पाकिस्तान में है, ठीक, भले ही पाक के कब्जे में है। भारत से शुरू हो रहा है, भारत से आगे बढ़ता हुआ कुछ हिस्सा इसका तिब्बत के क्षेत्र में भी चला जाता है, ओके, मतलब उतरते उतरते ये तिब्बत तक फैल जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो नेपाल आ जाता है, ठीक। तो क्या इंडिया से नेपाल, नेपाल से फिर भारत आ जाता है, फिर इंडिया, ओके, आ रही बात समझ में। और इसके बाद फिर एक छोटी सी कंट्री आ जाती है भूटान, और फिर इंडिया, ठीक। तो इंडिया के बाद हम आगे बढ़े पूरब की तरफ तो नेपाल के बाद फिर इंडिया, ओके। यही जो इंडिया आ रहा है ना अब, नेपाल के बाद, यानी नेपाल और भूटान के बीच का जो इंडिया है यही दार्जिलिंग है। क्या है? इसी को दार्जिलिंग कहते हैं। तो फिर ये इंडिया, ये बीच में फिर इंडिया, फिर भूटान और फिर इंडिया, ओके। तो कितना, इंडिया 1 हो गया, नेपाल 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, और हल्का सा चाइना 4, लगभग 4 देशों में ये हमारा द ग्रेट हिमालय फैला हुआ है। ये 4 देशों से कनेक्टेड है ये, ओके। नहीं, पाकिस्तान से नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज हम उसको कह रहे हैं पाक ऑक्युपाइड, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में है, ओके। भले ही पाकिस्तान के कब्जे में है, कनेक्टेड आप ऐसे कह सकते हो, सीमाएं जोड़ेंगे, ओके। चलो आगे। इसी में नेपाल वाले हिस्से में, ये जो नेपाल वाला हिस्सा है, इसी नेपाल वाले हिस्से में इसकी सबसे ऊंची पीक है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ओके। विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, एवरेस्ट माउंटेन, यहां कहां, किस हिस्से में है या किस कंट्री में है? तो आप बोलोगे नेपाल चाइना बॉर्डर पर। चाइना मतलब बोले तो चाइना जैसी चीज इधर कोई है नहीं, मतलब वो तिब्बत का हिस्सा है, लेकिन अभी वो चाइना ऑक्युपाइड है, मतलब चाइना के ही कब्जे में है। तो हमने या हमारी गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं दी है। कैसे? कि जैसे ऐसे देख लो आप कि ये बाउंड्री बनेगी इंडिया और चाइना की, ठीक। तो यहाँ इंडिया चाइना पुलिस फोर्स नहीं है, समझे? मतलब होना चाहिए ना इंडिया चाइना, मतलब चाइना बॉर्डर पर जो इंडियन गार्ड्स हो, भारत के सुरक्षा कर्मी हो, जो सुरक्षा करने वाले जो जवान हो, उन्हें कहना चाहिए ना कि ये भैया इंडिया चाइना पुलिस फोर्स में है। नहीं, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है, आईटीबीपी है, ठीक। तो आज इंडो तिब्बत होने का मतलब क्या हो गया कि हम आज भी तिब्बत को एक कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, नहीं देते हैं वाली बात नहीं है। आज भी हम तिब्बत को एक कंट्री के रूप में ही मान्यता देते हैं, और शायद यही हमारे और चीन के बीच डिस्प्यूट की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। जब तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं था, क्या? जब तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं था, जब तिब्बत एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था, एक स्वायत्त राष्ट्र हुआ करता था तिब्बत, ओके, तब वहां के जो प्रशासक हुआ करते थे,
जो हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे, ओके, वो थे दलाई लामा। कौन? हाँ, मतलब ये एक जो यहाँ पर यानी तिब्बत में थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र चलता था। यानी जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो रिलीजियस लीडर्स है तिब्बतियन का, वही उनका पॉलिटिकल लीडर भी होता है। ओके, लेकिन 1959 में यानी 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। भाग जाते हैं ना, जैसे अभी हाल ही में आपने कहाँ देखा है? ओके, और शेख हसीना भागी तो किसने शरण दिया? मोदी जी ने, यानी भारत ने, है ना? ओके, समझे? तो ऐसे दलाई लामा भागे, और दलाई लामा जब भागे तो किसने शरण दिया? हाँ, भारत ने। शेख हसीना यहां से ऑर्डर जारी करने लगे, समझे? तो अब जब इस तरह की कभी कोई गवर्नमेंट बनती है ना, तो हिंदी में उस सरकार को निर्वासित सरकार कहते हैं। क्या? और इंग्लिश में ऐसी गवर्नमेंट को एग्जाइल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या? एग्जाइल गवर्नमेंट या निर्वासित सरकार। तो हमने परमिशन दिया दलाई लामा को कि यू कैन फॉर्म योर एग्जाइल गवर्नमेंट। आप क्या बच्चा? आप हमारी धरती से अपनी निर्वासित सरकार या अपनी सरकार चला सकते हैं, और जब भी आपकी इच्छा हो अपने समर्थकों के लिए, अपने तिब्बतियंस के लिए, अपनी तिब्बत की जनता के लिए आप जो भी ऑर्डर इशू करना चाहें, आप यहां से ऑर्डर, यहां से आदेश कर सकते हैं। समझ गए राज बेटा? भारत ने न केवल और न केवल उन्हें गवर्नमेंट बनाने की, उन्हें सरकार बनाने की परमिशन दी, बल्कि उनके साथ आए हुए लाखों तिब्बतियंस, ओके, जिन्हें तिब्बत में अब अपनी जान का डर था, ऐसे लाखों तिब्बतियंस को भी शरण दी। ओके, अब जैसे पाकिस्तान से आए थे भाग के लोग विभाजन के समय, पार्टीशन के समय, तो उन्हें भारत ने शरण दिया ना, हिंदुओं को, सिखों को, सिंधियों को, है ना? और क्या किया भारत ने उनके लिए? खाली ये जरूरी नहीं कि भाई यहाँ आ जाओ हम तुम्हें शरण दे रहे हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उन्हें अलग अलग शहरों में बसाया। ऐसे तिब्बतियंस को भी अलग अलग शहरों में बसाया। अब यहां तिब्बती आके क्या करेगा? तो हमारी गवर्नमेंट ने तिब्बतियों को यहां अपने छोटे छोटे शहरों, बड़े बड़े शहरों में तिब्बती मार्केट खोलने की परमिशन दी। और आज किसी भी शहर में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको तिब्बती, ये वही तिब्बती हैं या उन्हीं तिब्बतियों की संतान औलाद हैं जो 1959 में, मतलब ये जो तिब्बती मार्केट लगता है ना, वो तिब्बती मार्केट ये नहीं होता है कि लोग जाते हैं तिब्बत, वहां सामान लेके आते हैं, यहां बेचते हैं।
वो परमानेंटली रहे। इसीलिए आप देखो कि जो उनमें, कभी तिब्बती मार्केट गए आप लोग, तो उनमें जो उनके बुजुर्ग लोग होते हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जवान हैं उनके, वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, कारण उनकी पैदाइश यहीं की है। ओके, अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपनी भाषा उन्होंने नहीं छोड़ी है। ज्यादा इंडियंस के कांटेक्ट में वो नहीं आए हैं क्योंकि वो शरणार्थी हैं। ओके, ओके, बट वो यहाँ रहते रहते हिंदी सीख गए, यहाँ रहते रहते हिंदुस्तान का खान पान सीख गए, हिंदुस्तान का टेस्ट सीख गए कि भारत के लोगों को क्या पसंद है। उसी के हिसाब से वो लुधियाना, जालंधर पंजाब एटसेट्रा ऐसी जगहों से ऊन के कपड़े ला करके और बेचते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ओके, समझे? तो भैया ये इन सब बातों, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें हमारे और तिब्बत के लोगों के लिए, हमारे और दलाई लामा के लिए तो बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं, है ना, कि तिब्बतियों के प्रति हमारा कैसा कॉर्डल रिलेशन, यानी कैसा हमारा हृदय, दिल का जुड़ाव है। लेकिन चाइना जो ऐसे तिब्बतियों को अपना दुश्मन मानता है, उसके लिए ये जहर जैसा है। अब वो साफ साफ कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि क्योंकि क्या, हम जो जिस किसी को भी शरण देते हैं, हम ही नहीं मतलब कोई भी कंट्री किसी को शरण देती है तो शरण देना गुनाह नहीं है। क्या, फिर से बोले, किसी को भी, कोई भी कहीं से भी भाग के आए, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो, अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो शरण देना गुनाह, इनोसेंट है तो, अगर वो भाग के आ रहा है तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ रूल्स, कुछ लॉज बनाए हैं इंटरनेशनल। ओके, और अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, उन यूएन के चार्टर के हिसाब से, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से शरण देना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा काम माना जाता है। तो हमने दिया है। तो चीन ऐसे खुल के तो हमारा विरोध नहीं कर पाता, लेकिन ये सारी हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ये चीन के सीने में खंजर की तरह काम करती हैं। ये चीन के सीने में सूल, कांटे की तरह काम करती है, चुभती रहती है उसको। और इसीलिए आए दिन वो हमारे खिलाफ जहर, जहां उसे मौका मिलता है हमारे खिलाफ जहर उगलता रहता है। हमारे क्षेत्रों पर वो अपने अधिकार की बात करता है। क्लियर? इन्हीं सब कारणों से 1962 में, 1959 में ये सब हुआ, 1962 में चीन ने भारत पर अटैक किया, इंडो चाइना वार हुआ। बात समझे? इज इट ओके? तो ये तिब्बत की कहानी है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं पूरी स्टोरी के लास्ट में कि फॉर्मली आज भी हम मानते हैं, आधिकारिक तौर पर आज भी हम मानते हैं कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस स्टेट है, एक स्वायत्त राष्ट्र है। ओके, बट अपने रिलेशंस के चलते कुछ मजबूरियां होती हैं, हम चीन चीन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चाइना, यानी चीन द्वारा प्रशासित। और हिंदी चीनी भाई भाई की घुंटी पिला के ना
चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हमारे और चीन के बीच में चाइना के ही तरफ से, मतलब आज हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी, बट दैट वाज अ डिप्लोमेसी। वो एक घटिया पॉलिसी थी कि जिसमें ये लिखा गया था कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। खैर, समय और परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर सके। लेकिन यहाँ मैं एक सच्चाई एक तरफ ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारी स्थिति नहीं थी तो चीन बहुत सुपर पावर था। उस समय चीन की भी स्थिति ऐसी थी, हम दबाते तो वो दब जाता। हम इस चीज पर ऑब्जेक्शन लेते कि भाई तुम कैसे अटैक कर सकते हो तिब्बत पर, तुम अटैक कर रहे हो तो हम भी अटैक करेंगे, तो शायद वो प्रेशर में आ जाता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों पर चीन प्रेम का चश्मा चढ़ा हुआ था और वो शांत रहे। इवन इतना तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के दबाव में आकर के चीन को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद कहते हैं, जानते हैं आप लोग यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर जानते हैं? नहीं? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन। आप कुछ हद तक ऐसा कह सकते हो कि प्रेशर पॉलिटिक्स की दुनिया में ये यूनाइटेड नेशन विदाउट एनी टेरिटरी, बिना किसी क्षेत्र के एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, एक अंतरराष्ट्रीय सरकार है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? कि एक ऐसी सरकार है जो पूरे देश, जो पूरी दुनिया पर शासन करने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष है उन पर दबाव डाल सकती है कि भाई तुम ये करो, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज को अरेंज कराती है। तो ओके, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं, मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण इसकी ब्रांचेज है जिनके जरिए ये खुद के प्रोग्राम्स को, खुद की एक्टिविटीज को, खुद के एजेंडा को एग्जीक्यूट करती है। आ रही बात समझ में? कितनी? 3 में, चलिए मैं यहां से ओपन कर देता हूं, यहां से आप देखो तो समझ में आएगा। 3, पहला क्या है उस 3 में? एक सेकेंड, ये हाँ जी, अब मैं अगर 3 की बात करूं तो पहला इसका, भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में सारी चीजों को और बहुत सारी अपनी ब्रांचेस के साथ बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को हैंडल कर रहा है, उसका कोई एक ऑफिस होगा यूनाइटेड नेशन का। हाँ, समर्थ कहाँ हो सकता है उसका ऑफिस? हाँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेसिक चीज है। ओके ओके राज, कभी मत भूलना इसको। जैसे आपसे कोई पूछे आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि यूनाइटेड नेशन यानी यूएन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्य ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, ओके, वो है यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में, जहां अभी 2 दिन मतलब कल की बीती वाली रात में डोनाल्ड ट्रंप जहां के राष्ट्रपति बने हैं। इस अमेरिका में, बड़ा देश है अमेरिका, इस अमेरिका में राज एक जगह है, इसका एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या? न्यूयॉर्क।
ओके, तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। अपनी सारी एक्टिविटीज को ये यहीं न्यूयॉर्क से ही ऑपरेट करता है। ओके ओके, ऐसा तो छोटी सी स्टोरी है, इसको भी सुन लीजिए। न्यूयॉर्क शहर से ही अमेरिका का एटॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जिसकी चर्चा हमने कभी पीछे की क्लास में की है कि दुनिया में एटम बम बनाने वाला, परमाणु बम बनाने वाला, और न सिर्फ बनाने वाला बल्कि उस बम से विध्वंस मचाने वाला, उस बम से तबाही मचाने वाला दुनिया का पहला देश है अमेरिका। ओके, तो जहां पर ये दुनिया का पहला एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट चला, ओके, वो जगह न्यूयॉर्क में एक स्पेस था, एक जगह थी जिसका नाम था मैनहट्टन। क्या? ओके, तो जब वो बम बन गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। ओके, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो इसके बाद चाहे दिखावटी ही सही, अमेरिका को बहुत रिग्रेट हुआ। ओके, रिग्रेट मैं क्यों कह रहा हूं दिखावटी, घड़ियाली? इसलिए कह रहा हूं कि अगर इतना ही रिग्रेट, इतना ही पश्चाताप था, ओके, तो अमेरिका को अपना एटॉमिक प्रोग्राम वहीं बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं बंद किया। अमेरिका ने लगातार परमाणु बम बनाए और अमेरिका की देखा देखी दूसरे देश भी इस होड़ में आगे चल पड़े। अमेरिका की देखा देखी सोवियत यूनियन ने भी इस दौड़ में छलांग लगा दी, और इतना सोवियत यूनियन यानी रसिया और अमेरिका ने मिलकर के इतने एटम बम बना लिए कि अगर वो सारे के सारे एटम बम किसी दिन फट पड़े तो दुनिया के हजारों टुकड़े होंगे, समझे? फिर बाद में उनमें बहुत सारी ट्रीटीज हुई, किसके किसके बीच? अमेरिका और रसिया के बीच में। मतलब परमाणु बम, परमाणु जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा जखीरा इन्हीं दो कंट्रीज के पास है। किसके किसके? अमेरिका और रसिया के पास है। ओके, ठीक है, हाँ कि नहीं? तो दुनिया को दिखाने के लिए इन पर दबाव पड़ने लगा कि भाई आप लोग भी अपना जखीरा कम करो। यानी कम करने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस। क्या करो? अपना जखीरा रिड्यूस करो। और एटम बम जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रैटेजिक, क्या? स्ट्रैटेजिक आर्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक आर्म, समझे? तो रसिया, यानी रसिया का मतलब पूर्व सोवियत संघ, और अमेरिका के बीच में इन स्ट्रैटेजिक आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए ट्रीटी हुई, समझौता हुआ। दोनों बैठे, अमेरिका और तय किया कि हम दोनों मिलके अपना जखीरा कुछ कम करेंगे। तो इस ट्रीटी को अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, तो आप कहना इस ट्रीटी को कहते हैं स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट, तो स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, मतलब 2 फेज में ये हुआ है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट में ST फॉर स्ट्रेटजिक, A फॉर आर्म, R फॉर रिडक्शन, T फॉर ट्रीटी। स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये अमेरिका और रसिया के बीच में ट्रीटी हो चुकी है। इज इट ओके? अब चलो आगे। हाँ,
तो फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं कि अमेरिका ने क्या दिखाने के लिए ही सही पश्चाताप किया, रिग्रेट किया, और ये कहा, ये घोषणा की क्या, कि वो जगह जहां पर हमने ये एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यानी मैनहट्टन, अब वो हम विश्व शांति को डेडिकेट कर रहे हैं। यानी अब वो जगह इस ऐसे काम में ली जाएगी जहां से पूरी दुनिया में शांति बनाने का प्रयास किया जाएगा। और जब 1945 में क्या राज, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ओके ओके, समझे? जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो अब बात हुई कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां हो, तो अमेरिका ने कहा वो मैनहट्टन वाली जगह हम दे रहे हैं। ठीक, समझे बात? तो अब समझ में आ गया यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है। कोई पूछे तो आप बताना अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं उसको। कोई पूछे अमेरिका में कहां है, तो आप बताना अमेरिका का एक बहुत बड़ा टाउन है, सिटी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। कोई पूछे न्यूयॉर्क में कहां है, तो आप बोलना मैनहट्टन में। समझे? कहां है? मैनहट्टन में है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। अब हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मतलब ऑफिस, ओके, हेडक्वार्टर मतलब ऑफिस। तो अब जैसे सपोज कर लीजिए आपको ही जाना हुआ ऑफिस से कोई काम है यूनाइटेड नेशन के, मान लीजिए आप ही गए यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, ऑफिस में, इज इट ओके? गए तो किससे मिलोगे? कोई होगा ना जो ऑफिस का बॉस होगा। पूछोगे कि भैया ये ऑफिस कौन चलाता है, क्या हेड कौन है, मुझे कुछ काम है, मुझे उनसे मिलना है, ओके। तो जो बॉस होता है इस ऑफिस का, ध्यान रहे यूनाइटेड नेशन का नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का बॉस, यूनाइटेड नेशन का बॉस नहीं, इस ऑफिस का हेड, इस कार्यालय का हेड, ओके, उसको कहा जाता है क्या, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल। क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महानिदेशक। सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्टर जनरल नहीं, सॉरी, सेक्रेटरी जनरल। क्या? बट बॉस, बॉस होना अलग बात है ना, मालिक नहीं है वो यूनाइटेड नेशन का। और कोई आपसे पूछे कि अभी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, ठीक है, तो आप बोलना एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। क्या बेटा? एंटोनियो गुटेरस जी,
एंटोनियो गुटेरस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, यानी पुर्तगाल के डिप्लोमेट हैं, और वर्ष 2017 से ये इस पद पर कार्यरत हैं। एंटोनियो गुटेरस कौन है? महासचिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल। बहुत बड़ी बिल्डिंग है सचिवालय की, यानी यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हजारों लोग उसमें काम करते हैं। उन हजारों लोगों के हेड एंटोनियो गुटेरस। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ध्यान रहे ये यूनाइटेड नेशन, फिर से ये यूनाइटेड नेशन के कर्मचारियों को छुट्टी दे सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के कर्मचारियों को काम अलॉट कर सकते हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। ये कह सकते हैं कि तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भेजो, वहां से मेरा कांटेक्ट कराओ, वहां के जो लोग हैं एम्प्लॉयज उनसे कांटेक्ट कराओ, ये सब कह सकते हैं, ओके। बट ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने लिया निर्णय। समझे? तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई और है। क्या? जो निर्णय लेती है संयुक्त राष्ट्र में, जो निर्णय लेती है वो वाली बॉडी कोई और है। इज इट ओके? आ रही बात समझ में? हाँ। और जो निर्णय लेती है उस निर्णयों को अमल में लाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड एंटोनियो गुटेरस हैं। ओके? तो ऑब्वियसली अब हम किस पर बात करें कि यूनाइटेड नेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, कौन लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना आपको, ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, उसको कहते हैं असेंबली जनरल। क्या? असेंबली जनरल या जनरल असेंबली, यानी हिंदी में उसे हम कहते हैं महासभा। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। ठीक? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। ओके? और हर साल क्या होता है बेटा, इस महासभा में जितने मेंबर शामिल हैं, मतलब महासभा का मतलब कोई एक बंदा नहीं है जो यूनाइटेड नेशन के डिसीजन लेता है, एक पूरी असेंबली है, एक बहुत बड़ी टीम है। ठीक? ओके? तो पहली बात तो ये, इस टीम में कौन लोग होते हैं? तो इस टीम में यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर स्टेट्स हैं, यानी जितने राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में शामिल हैं, यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, उन सभी के हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जहां एग्जीक्यूटिव हेड, अमेरिका में राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव तो वो, और भारत में प्राइम मिनिस्टर है तो वो। ठीक? एक बैठक होती है जिसमें सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, नवंबर महीने में हर साल ये बैठक होती है, जिसमें सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यानी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं। ओके? अपना अपना एजेंडा, अपना अपना विजन, अपने अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के वहां जनरल असेंबली में सामान्य जो महासभा है, महासभा में वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात दुनिया के मंच पर रखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहलाता है, जहां राष्ट्राध्यक्षों की बातों को पूरी दुनिया गौर से सुनती है। इज इट ओके? कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को जाना है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाए, तो जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही हो, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया गया उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है।
ओके, प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी भेज सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी। मान लीजिए अभी नवंबर में जो 25 है, 2025 का नवंबर है, इसमें मोदी जी नहीं जाना चाहते किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य का इशू हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, हो सकता है उनको भेज दिया जाए। ओके, बात समझ में आई? हाँ कि नहीं? पक्का? तो ये यहां पर जो भी हेड होते हैं उनका स्पीच होता है, पहले तो उनके भाषण होते हैं, सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है, उनके भाषण होते हैं, और फिर इसके बाद वहां पर कुछ प्रपोजल्स आते हैं, प्रस्ताव आते हैं। जैसे हो सकता है हमारी तरफ से ही कोई प्रस्ताव आ जाए, ठीक, कि भाई बांग्लादेश में अव्यवस्था बहुत बढ़ रही है और बांग्लादेश के मुद्दे पर इस महासभा को विचार करना चाहिए, और जो समस्याएं हैं उन पर खुलकर चर्चा करने के बाद, ठीक, ओके, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए महासभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने, ये हो सकता है हमारा प्रपोजल हो, ठीक। इसके बाद फिर प्रपोजल पर डिस्कशन होता है, प्रस्ताव पर फिर बहस होती है। क्लियर है? हम अपना पक्ष रखते हैं, बांग्लादेश से जो लोग हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करने वाले लोग अपना पक्ष रखते हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग अपना पक्ष। समझे बात? हाँ, एक ही जगह, वहीं न्यूयॉर्क में, बिल्कुल। ओके, और इसके बाद फिर मेजॉरिटी से, बहुमत से जब डिस्कशन हो जाता है ना, तो फिर भाई इस मुद्दे पर किसकी क्या राय है, इसके लिए फिर वोटिंग होती है, मतदान होता है, और बहुमत से जो निर्णय लिया जाता है वही महासभा का प्रपोजल या प्रस्ताव कहलाता है। बस यहां पर आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, क्या, कि भले ही मेजॉरिटी ने किसी प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, मेजॉरिटी ने किसी प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया, लेकिन 5 देश हैं, जिसमें एक देश है अमेरिका, एक देश है ब्रिटेन, ओके, एक देश है, एक कंट्री है फ्रांस, एक कंट्री है रसिया। फिर से एक बार चार्ट तो रिपीट कर दीजिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, और एक कंट्री है चाइना। अगर इनमें से किसी ने भी, 5 में से, ध्यान रखना ये स्पेशल प्रिविलेज है, इनमें से किसी ने भी ये कह दिया कि हमें प्रपोजल मंजूर नहीं है, किसी ने भी ना, तो भले ही 100% मेजॉरिटी से प्रपोजल पास हुआ हो, वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। समझे बात? तो इसको कहते हैं वीटो। क्या हम ये कह सकते हैं चाइना ने वीटो लगा दिया, इसलिए महासभा से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। क्लियर है? तो इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। आई बात समझ में? अब चलिए हम मान लेते हैं कि कोई वीटो, किसी कंट्री ने कोई वीटो नहीं लगाया, इज इट ओके? प्रपोजल पास हो गया, तो अब इस प्रपोजल को एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? आप ऐसा कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट सिर्फ ऑफिस है, वो सिर्फ लिखा पढ़ी का काम करता है, उसके पास कोई सेना, उसके पास वर्कर्स, समझे, उसके पास क्लर्क है, उसके पास स्टाफ है। समझे ना बात? हाँ कि नहीं? लेकिन उसके पास वर्कर्स नहीं है, कि कोई सेना नहीं है। ओके, समझे बात? जो प्रपोजल को एग्जीक्यूट करवाए, तो फिर ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये क्या, ये जो मैंने कहा महासभा यानी जनरल असेंबली, इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसके बाद इसके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड
सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहलाती है? सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद कहलाती है। ओके, क्या? सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद कहलाती है। आ रही बात समझ में? ओके राज, क्या कहलाती है? सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल कहलाती है। ठीक, इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कुल 15 मेंबर्स हैं। कितने सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में? कुल 15 सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में। ओके, और 15 एक बराबर नहीं है। इन 15 में 5 को कहते हैं परमानेंट मेंबर। क्या? परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। वो 5 के नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए। वो 5 कौन कौन से हैं? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, ओके, फ्रांस है, रसिया है, जापान नहीं, एंड चाइना। ओके, रसिया और चाइना है। क्लियर है? तो भैया मेरा ये कहना है ना कि जहां यहां 5 में जहां चाइना है ना, जहां चाइना है, चाइना, वहां हम हो सकते थे अगर हम दावेदारी रखते तो। समझे? क्योंकि भारत एक विशाल देश है, एक बड़ा देश। अगर हम अपनी बात रखते तो इन बाकी के जो 4 हैं उनमें से रसिया भी हमारा सपोर्ट करता। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी तरफ से प्रपोज कर दिया, भाई भाई तू बन जा। ओके, और चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवा दिया, जो हम बन सकते थे। समझे बात? ओके, तो ये सब हमारी नेहरू गवर्नमेंट की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ठीक, हमारी भावी पीढ़ियां भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। आज हम इसी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ओके, लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। हम यूनाइटेड नेशन में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जो तमाम पीस कीपिंग एक्टिविटीज होती है उसमें खुलकर हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारी क्रेडिट बने और जो जनरल असेंबली है उसमें ये बात एक्सेप्ट कर ली जाए। क्या? ये नहीं यार, भारत भी होना चाहिए। बड़ी वजह क्या है उसकी? भारत भी होना चाहिए। इस सब के अलावा कि यूनाइटेड नेशन में हम एक्टिवली सपोर्ट करते हैं, एक वजह है। ओके, दूसरी वजह है कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं। ओके, सबसे बड़ा दुनिया का हमारा लोकतंत्र है, एक सफल लोकतंत्र है हमारा। हम तीसरी चीज है, दुनिया में किसी भी कंट्री को हमने कोई सिरदर्द, ओके, कोई पैनिक सिचुएशन दुनिया में हमारी वजह से क्रिएट कभी नहीं हुई। जैसे इजराइल की वजह से, रसिया की वजह से यूक्रेन में, इजराइल की वजह से पैलेस्टाइन की वजह से इजराइल गाजा पट्टी, इस तरह अमेरिका की वजह से कभी इराक में, तो कभी हमारी वजह से वियतनाम में, हमारी वजह से हमने कभी कोई पैनिक सिचुएशन कहीं क्रिएट करके, कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे क्षेत्र पर
दुनिया में सिर्फ भारत को चिंता हुई इस बात की ना कि अगर ये बंदूक चलाने वाले लोगों के हाथ में देश चला गया ना, तो ये जो बंदूकची लोग हैं, ओके, देखो कल भी मैंने शायद आपको बात बताई थी क्या, कि दो चीज होती है, एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र। ठीक है, शास्त्र हमें क्या करता है, सिखाता है। शास्त्र हमें क्या सिखाता है? शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें शस्त्र कब चलाना है। ठीक है, तो जिनके हाथ में शस्त्र है ना, उनके हाथ में शास्त्र जाना बहुत जरूरी है। और भारत इकलौता था जिसे इस बात की चिंता हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है कि लाभ के लिए। हम बड़ी बड़ी सड़कें बना रही है हमारी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, स्कूल खुलवा रही है अफगानिस्तान में, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। इतना खुश है अफगानिस्तान के लोग कि अफगानिस्तान के लोग भारत के लोगों को अपना फ्रेंड मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सब हमारे रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि भारत एक अच्छा देश है। आ रही बात समझ? इन सब के अलावा एक बहुत बड़ी वजह और है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ठीक है, इन सब के अलावा कि हमने केन्या में, हमने सोमालिया में अपनी आर्मी भेजी हुई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जहां गवर्नमेंट नहीं वहां हमारी सरकार काम कर रही है यूएन के झंडे के नीचे। इन सब के बावजूद एक बड़ी वजह यह है कि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है हमारा। दुनिया में हर छठवां इंसान भारतीय है, इंडियन है। यह बहुत बड़ी वजह है, इसलिए हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये पता नहीं कब होगा, लेकिन दावेदारी हम कर रहे हैं। मेरा ये कहना, अगर नेहरू ने वो गलती नहीं की होती और जमकर अपनी दावेदारी रखी होती, तो आज हमें ये पापड़ ना बेलना पड़ता। आज हम गर्व के साथ कहते कि हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, और हम होते तो चाइना नहीं होता, हम होते तो चीन नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो हर साल 5-5 सदस्य बदलते रहते हैं, और इस तरह से हर सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है? 2-2 साल का हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्परेरी मेंबर्स हैं। तो दिस इज द 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। वैसे यूनाइटेड नेशन के जो सब्सिडरी बॉडीज हैं उनकी संख्या 50 से अधिक है। 50 से अधिक संस्थाओं, छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से यूनाइटेड नेशन अपने एजेंडा को पूरा
कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी बात वापस मैं लेके चलता हूं उस जगह पर कि हमारे देश चाइना, जो हमारा हिमालय की श्रेणियों से जुड़ा हुआ है, वहां पर हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी किस तरह से फेल हुई, हमारी कूटनीति किस तरह से फेल हुई। क्लियर है, हाँ कि नहीं? तो हमारी सीमा किसके साथ है? चीन के साथ नहीं, बल्कि हमारी सीमा, हमें यह कहना चाहिए कि हमारी बाउंड्री तिब्बत के साथ है। ओके, भारत की सीमाएं एक सेकेंड बस। हाँ जी, ओके राज, वापस चलते हैं। अब कहां पहुंच गए हम? ग्रेटर हिमालय पर पहुंच गए। और मैंने बताया इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान और तिब्बत से कनेक्टेड हमारा ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय भी, मतलब हालांकि ये करना संभव नहीं है, असंभव है, असंभव भी नहीं है। हिमालय ने खुद ही कुछ स्पेस दिया है कि जिसके थ्रू हम इस ग्रेटर हिमालय के पार जा सकते हैं, उस पार चलते 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 जहां ग्रेटर हिमालय आ गया, मतलब वैली भी क्रॉस करके ग्रेटर हिमालय की तरफ बढ़ते गए। ओके, तो कुछ रास्ते, बहुत लिमिटेड कुछ रास्ते बने हुए हैं जिनके जरिए हम इस ग्रेटर हिमालय से उस पार भी जाके देख सकते हैं कि क्या है। क्लियर है? हाँ भाई, इन रास्तों को पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन रास्तों से हम किसी पर्वत श्रेणी को क्रॉस करते हैं, उन रास्तों को पास पास कहते हैं। समझे बात? ओके, तो पास क्या है राज? हिंदी में दर्रा कहलाता है। दर्रा या पास क्या होता है? दर्रा या पास मतलब होता है किसी पर्वत श्रेणी को पार करने वाला रास्ता, वो रास्ता जिसके जरिए हम किसी पर्वत श्रेणी के उस पार जा सकते हैं, उसको हम पास कहते हैं। जिसमें जोजिला पास है, जिसमें नाथुला पास है। अच्छा, यहां एक बात और बता दो, ला मतलब भी तिब्बती भाषा में पास होता है। तो जिसको हम नाथुला पास कहते हैं, अब कहते हैं हम ऐसे नाथुला पास, वो अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो वो हो गया नाथु पास पास। समझे नहीं? मतलब नाथुला, अब ऑटोमेटिक पूरा नाथुला को ट्रांसलेट करोगे तो नाथु पास है, ठीक। लेकिन अब हमारे लिए वो थोड़ा बोलते बोलते ऐसा हो गया, तो हम नाथुला पास कहते हैं, जोजिला पास कहते हैं, बोमडीला पास कहते हैं, जेलेपला पास कहते हैं, बरलाचा पास है। ओके, समझे बात? तो ये सारे दर्रे हैं जिनके जरिए हम उस पार जा सकते हैं। उस पार को कहते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं? समुद्र के उस पार हो तो ट्रांस ओशियन कहते हैं, हिमालय के उस पार हो तो ट्रांस हिमालय कहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं ट्रांस हिमालय में। अब ट्रांस हिमालय में देखते हैं, तो ट्रांस हिमालय में हमें जो सबसे पहला मिलता है, क्या
कि हमें पास के थ्रू ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से बर्फ होगी, उस बर्फ के बीच से सकरी घाटियों, सकरी रास्तों से हमें ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम लद्दाख पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओके। और ये एक तरफ गहरी खाई होगी, सकरा रास्ता होगा, हो सकता है लैंडस्लाइडिंग भी हो जाए। ओके, लैंडस्लाइडिंग हो गई तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा, हो सकता है आपको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन रास्ते में फंस के रहना पड़े। ठीक है, आरी बात, हाइट ज्यादा है, ठंड बहुत है। ठीक, ज्यादा हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक, वो अलग तरह की समस्याएं होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, वो अलग तरह की समस्याएं होती हैं, है ना। और फंस गए तो 10-15 दिन, जब तक बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक संगठन बना हुआ है हमारा, जिनके जरिए वो संगठन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन का काम करता है हमारे हिमालयन क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों का। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जब तक आकर के रोड को फिर से रिपेयर नहीं कर देता या उसको चलने लायक नहीं बना देता, मलबा नहीं हटा देता, तब तक हमें एक ही जगह रुकना पड़ेगा। ओके बच्चा, आ रही बात समझ में? हाँ या नहीं? नहीं आया? जी सर, जी जी जी। देवेंद्र सर, क्या यहीं का एड्रेस दिया था क्या? अच्छा, बात करा दीजिए ना मेरी। नहीं सर, सॉरी, ये तो नहीं। क्या लिखा हुआ है? प्रथम, ये तो प्रथम ऐड प्रथम, ये तो मेरा ही फोटो है। आपका फोटो? हाँ, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और देख लीजिए, प्रथम लिखा हुआ है, शायद प्रथम इंस्टीट्यूट है उनका कोई, है ना। रुद्रा और भी है, एक कौन सी है? वो तो लाइब्रेरी है। नेवल एयर टेक्निकल स्कूल का प्रभातम ग्रुप। हाँ, प्रथम होगा शायद, कि प्रभातम है। ये कहाँ पे है? नहीं, आइडिया नहीं। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। तो ओके बेटा, तो क्या होगा राज? बड़ी कठिन है डगर लद्दाख की। लेह लद्दाख जाना इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मांडू घूम के आते हैं, चल रहे के इंदौर, ऐसा नहीं है ना। बड़ा हिम्मत चाहिए होता है, बड़ा करेज चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब ऐसी घूमने वाली जगह नहीं है ना कि परिवार बच्चों के साथ में चल इस बार लद्दाख का प्लान बना लिया, लेह का प्लान बना लिया। ओके, तो इस तरह की जब हम, लेकिन देखो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, इतना सब जानते हुए कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठंड रहेगी, घूमने की कोई जगह नहीं है ऐसी, मतलब ये नहीं कि हरे भरे बागान है, बगीचे हैं, चलो झील है, नहरें हैं, घूम के आएंगे ना, हरियाली कुछ नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। बाहर निकले, हाथ का मतलब शरीर कोई भी पार्ट ऐसे खुला हुआ तो जम जाएगा, इतनी भयानक ठंड है। और उसमें ये सब दिक्कतें अलग मैंने बताई कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, आप फंस सकते हो। हाँ, आप अकेले नहीं फंसोगे तो 50, 60, 100, 200 गाड़ियां एक साथ फंसते हैं। इसके बावजूद भी लोग जाते हैं, इन सारी समस्याओं के बावजूद भी लोग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं राज, जिनको एडवेंचर में मजा आता है, समझे। तो इट इज एन एडवेंचर जर्नी, ये एक एडवेंचर जर्नी होती है लेह लद्दाख जाना। कभी आप लोग भी प्लान करना, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है कि एक आयु तक के लोगों के लिए ही एडवेंचर सूट करता है।
उम्र बीत जाने के बाद फिर आप सोचो रिटायर्ड हो जाए, फिर जाएंगे हम लेह लद्दाख, तो फिर वो थोड़ा तकलीफें और बढ़ जाती हैं, सांस लेना और मुश्किल होता है, सांस फूलने लगता है, भागने स्टेमिना बॉडी का कम तो ठीक। तो अभी शादी ब्याह हो जाए, नौकरी चाकरी अच्छी लग जाए, तो एक बार जाना, और बुलेट से जाना अपने जीवन संगनी के साथ साथ। ओके, बुलेट भी मिलती है, कई शहर हैं, जैसे चंडीगढ़ से आप बुक कर सकते हो, चंडीगढ़ से बुलेट मिलती है। दो ही साधन है, या तो बुलेट होती है और या तो ट्रैवलर होता है। ओके, इनसे जरिए आप जा सकते हो। फ्लाइट भी चलती है लेह के लिए, फ्लाइट भी चलती है। तो ये लद्दाख रेंज हो गया, लेह हो गया। लेह से आगे बढ़ते हैं तो कैलाश रेंज है, नाम इसका बहुत सुना होगा। इसका बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे इंडिया में है, बाकी ये पूरा तिब्बत में है। ओके राज, और यहां अगर आप जाना चाहते हो कैलाश, क्यों जाना चाहते हो? बिकॉज इट इज द होम ऑफ लॉर्ड शंकर, ये भगवान शिव का निवास है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं। ओके, तो यहां अगर आपको कभी जाना हो, यहां की यात्रा करनी हो, तो पहली बात, लद्दाख जाना जितना मुश्किल है, उससे भी टफ, उससे भी कठिन कैलाश है। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी एक अड़चन और है, यहां जाने के लिए आपको वीजा बनवाना पड़ेगा। जब चाइनीज गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी आप कैलाश जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। कैलाश से नीचे आते हैं, देख रहे कैलाश, कैलाश से नीचे ये जो जगह है, ओके, ये हिस्सा, ये प्लेट्यू है। उसी प्लेट्यू पर एक बहुत बड़ी झील है, एक बहुत बड़ी लेक है, जिसका 2/3 पार्ट बर्फ जमा रहता है। मतलब यू कैन से दैट इज अ ग्लेशियर, झील नहीं कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे, बट उसको झीली सब बोलते हैं। तो नाम है मानसरोवर झील। ओके, तो जब भी हम कैलाश जाते हैं तो कैलाश और मानसरोवर दोनों की यात्रा होती है हमारी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ओके, तो वो झील भी हमारे लिए पवित्र झील है। उसका वजह क्या है? क्योंकि भारत की 2 बड़ी नदियां, या बल्कि 3 बड़ी नदियां ठीक उस झील से निकलती हैं। ओके, मानसरोवर से निकलने के बाद सिपकी ला, सिपकी ला क्या, सिपकी ला यानी सिपकी पास से, ये भी पास कम एक गॉर्ज है बहुत बड़ा, उस गॉर्ज से ये इंडिया में एंटर करती है, ग्रेटर हिमालय यानी विशाल हिमालय को काटती हुई। और जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र की बात की, ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा गॉर्ज के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। फिर असम वैली से बहती हुई, ओके, असम वैली से, असम घाटी से बहती हुई देहांग से लेकर देबांग के बीच में, ओके, देहांग देबांग से लेकर धुबरी के बीच में, ये ओके, देहांग से लेकर धुबरी के बीच में, ये ऐसे भारत में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। और आगे जाकर के ये हमारी भारत की जो सबसे पवित्रतम नदी है गंगा, जिसके किनारे पर चल रहा है महाकुंभ, ओके, उस गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर के, ओके, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले
एक बहुत बड़ा डेल्टा, एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। उस डेल्टा, वो पूरा डेल्टा मतलब क्या, दलदली क्षेत्र, जो जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई नदी ढेर सारी मिट्टी लेके आएगी तो अपने मुहाने पर वो मिट्टी छोड़ देगी, तो वहां कीचड़ होगा, दलदल होगा। बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र है ये। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो बड़ी नदियां, ये दलदल का निर्माण करते हैं, इस डेल्टा का निर्माण करती है। ओके ओके, और दलदल होने के कारण वहां घर बना पाना पॉसिबल नहीं, वहां शहर बसा पाना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो निर्जन है और वीरान है, इस वजह से वहां पर जंगल उगाया है। ओके, अच्छा, यहाँ का पानी भी खारा है। क्यों खारा है? क्योंकि समुद्र के किनारे है, और इस दलदली क्षेत्र में हर दिन में कम से कम 2 बार जब हाई टाइड आता है तो समुद्र की लहरें आके पानी को फिर से बैक वाटर रिकवर कर जाती है, भर जाती, फिर से दलदल को फिर से दलदली और दलदली बना देती हैं। इज इट ओके? तो इस दलदली जमीन में सिर्फ एक ही पेड़ हो सकता है, जिसको सुंदरी का पेड़ या मैंग्रोव, क्या, मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। सुंदरी, मैंग्रोव या गरान भी कहते हैं। क्या? गरान के वृक्ष, वृक्ष कहते हैं। तो ये गरान, सुंदरी या मैंग्रोव फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जिसका नाम रखा गया है सुंदरवन। क्या? तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। हमारे भारत वाले हिस्से में हमने इसको एक क्या घोषित किया है? इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में क्या मिलती है? जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अगर आप यहाँ सुंदरवन डेल्टा रीजन में घूमते हैं, घूमने के लिए क्या होता है? घूमने के लिए यहाँ भी सफारी जैसा इंतजाम होता है। पहली बात तो घूमने वाले रास्ते जो होते हैं जमीन पर नहीं होते हैं, ऐसे लकड़ियों के ऐसे ब्रिज बने होते हैं, उनके ऊपर से चलना होता है, या आपको बोट से जाना होता है, यानी नाव लेनी पड़ती है। ओके, तो बोट होते हैं, बोट से चल के आपको जाना होता है। तो जब आप इस कभी घूमने जाएंगे यहाँ सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? यहाँ मिल सकता है आपको मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ। ओके ओके, यहाँ पर मिल सकती है, इस दलदल में मगरमच्छ धंसे रहते हैं पानी में ना, इस दलदल में आपको मिल सकता है जो देखे, जैसे समुद्र की कल भी मैंने बात बताई थी, लहरें ऊंची ऊंची आती है ना, तो इस कीचड़ में मछलियां छोड़ जाती हैं। तो उन मछलियों को छोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रेडिएटर्स, यानी तमाम तरह के जो मांसाहारी जानवर हैं, वो यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। और राज, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं कि उन्हीं में से एक है टाइगर, जो इस सुंदरबन में पाया जाता है, और उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। तो हम अपने मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स देखते हैं ना, हम अपने मध्य प्रदेश में जिन जिन शेरों को देखते हैं, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो अ टाइगर स्टेट। ओके, तो जो हमें T1 T2 दिखाई देते हैं भोपाल में भी हमारे, वो रॉयल बंगाल टाइगर्स ही होते हैं। ठीक है, वो उन्हीं की नस्ल हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा एक डिस्क्रिप्शन कि हिमालय रेंज की, मतलब हिमालय श्रेणी की क्या स्थिति है, कैसे है। ठीक, नेक्स्ट हम कल करेंगे अब आगे क्लास, और कल की क्लास में हम आपको, हो गया ना टाइम, आज जल्दी हो गया थोड़ा, तो मुझे कहीं जाना है, तो कल की क्लास में मैं आपको आगे 1 by 1 फिर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पीक्स हैं, इसके कौन कौन सी चोटियां हैं, काराकोरम रेंज कहाँ है, काराकोरम रेंज किसका हिस्सा है, फिर काराकोरम रेंज के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।